हमारे अधिकारों को लेकर ना संसद में कोई बात हो पा रही है, ना हमारा न्यायिक क्षेत्र में हमारे अधिकारों की बात की जा रही है। इसलिए हम, चूंकि इस समय देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो हम लोग पूरे देश से जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, रामलीला मैदान में एकत्रित होकर हम अपनी अधिकारों की लड़ाई को हम तेज करने होगा कि हमारे देश भर के पिछड़े वर्ग के भाइयों, एसटी एससी अल्पसंख्यक भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप जो भी लोग यहाँ पहुँच सकें, रामलीला मैदान में कल प्रातः 10 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक ये कार्यक्रम है। आप लोग वहाँ पहुँचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करें। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मोहन सिंह चंदेल जी हैं, जो मध्य प्रदेश से आते हैं। जिस तरह से ओबीसी के हक और अधिकार को लेकर देश भर में जो रैलियां चल रही हैं, चाहे जाति जनगणना को हो, चाहे आरक्षण इम्प्लीमेंट को हो, इसको लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कॉल है। सर, आप लोग कल दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, उसमें क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, हम लोग जो है सामाजिक न्याय को लेकर जो हमारा संगठन है, उसके माध्यम से जितने भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी वर्ग के लोगों का एक कॉल है, क्योंकि हमारे अधिकारों को लेकर ना संसद में कोई बात हो पा रही है, ना हमारा न्यायिक क्षेत्र में हमारे अधिकारों की बात की जा रही है। इसलिए हम, चूंकि इस समय देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो हम लोग पूरे देश से जो हमारे ओबीसी वर्ग के लोग हैं, रामलीला मैदान में एकत्रित होकर हम अपनी अधिकारों की लड़ाई को हम तेज करने वाले हैं। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई देने का काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कल 26 नवंबर था, कल संविधान दिवस था, और देखा जाए तो जो अभी पार्टी जिनकी सरकार है बीजेपी की, वो और जो विपक्ष में पार्टियां हैं, वो भी संविधान को जोर शोर से संविधान दिवस मनाई, लेकिन संविधान से ही एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सवर्ण, चाहे कोई भी किसी भी जात धर्म मजहब से आता हो, सबको हक अधिकार देने का काम करती है। तो क्या लग रहा है कि संविधान सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में काबिज है, अधिकारों को देने को लेकर खासतौर पर ओबीसी के, सरकार की नीयत में खोट है। क्योंकि जिस तरह से हमारी संख्या की गणना की भी बात हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिससे वास्तव में हमारी आबादी और संख्या कितनी है उसका पता लग पाए, उस मांग को सरकार स्वीकार नहीं कर रही। जनगणना की बात तो वो कर रही है, पर जाति शब्द को उन्होंने बहुत सफाई और बहुत चतुराई से मोदी जी ने उसको दूर कर दिया है। कह रहे हैं कि अगर जाति जनगणना होगी तो जातिवाद फैलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं, पर वास्तव में जितना देश का नुकसान इस समय हिंदू और मुसलमान करके जो हमारी बरसों पुरानी मित्रता है और जो देश की एकता रही है और हमारी सांस्कृतिक विरासत है, विविधता में एकता, उसको जितना नुकसान भाजपा पहुंचा रही है, वो जातिगत जनगणना से हमारे अधिकारों को लेके बात आईने की तरह साफ होगी और हमारे अधिकारों की रक्षा होगी और उससे किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं फैलने वाली है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जातिवाद और धर्मवाद की बात करती है, लेकिन मोदी जी साहब कहते हैं कि बीजेपी धर्मवाद और जातिवाद नहीं करती है सर। वो शिक्षा पे बात करती हैं, वो लोगों के रोजगार पे बात करती हैं। अभी आपने देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रही है 5 किलो, वो कितने बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं वो लोग। यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि उन्होंने कहा कि हम देश को तरक्की की राह पे ले जा रहे हैं और उसके बाद खुद ही बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुझे 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। रोजगार और शिक्षा की बात पे उनको सांप सूंघ जाता है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुले, कितने विद्यालय खुले, कितने स्कूल खुले, बताएं ना। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, जब देश गरीब था, जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी और उस समय
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति बनाई थी, देश के लोगों को, बच्चों को, पिछड़े इलाकों में रहने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा की योजना। आज देखिए कि सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं तो एक आदिवासी अंचल से आता हूँ, हमारा जो जिला है सिवनी जिले का, मैंने बहुत पिछड़ा जिला है। हमारे यहाँ कम से कम 2.5 स्कूल बंद हो गए हैं गाँव में। विद्यार्थी नहीं है, स्कूल नहीं है, मास्टर नहीं है। तो ये सारी स्थितियां हैं। चलिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। शिक्षा, रोजगार, इन सब बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जो है वो इस पर क्यों नहीं बात कर रहा है? विपक्ष को बोलने कहाँ दिया जा रहा है? संसद बंद कर देते हैं, 1 घंटे चलती, 5 घंटे बंद रहती है। संसद के सत्र ज़्यादा से ज़्यादा समय चलना चाहिए ताकि जनता के मुद्दों पर वहाँ चर्चा हो सके। सरकार चर्चा से भागती है, जिम्मेदार मंत्री सदन छोड़ के चले जाते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, विपक्षी सांसदों के ऊपर उनको निष्कासित करने की कार्रवाई कर दी जाती है। तो हमारा तो कहना ये है कि देश का जो संसद है वो लोगों की जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए है। हम चाहते हैं ना, हमारे लोग चाह रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी ने बोला कि जब हम बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए हमारा कहना है कि उस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं। आप देखे होंगे बीते दिन जब नीट का परीक्षा लीक हो जाता है, उसमें धांधली होती है, बड़े स्तर पे जो छात्र थे सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे। तमाम जो नेता हैं, पप्पू यादव जी हैं और चंद्रशेखर जी हैं, वो संसद में सवाल उठाते हैं, संसद में नीट को लेकर आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उस दौरान राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, वो उस समय मंदिर, मस्जिद, शिव की बात करते हैं। नहीं, नीट की बात उन्होंने भी उठाई थी। और आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि नीट के आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं से सबसे पहले राहुल गांधी ही गए और उनसे उन्होंने चर्चा की और उस मुद्दे को समझ के उस बात को उन्होंने उठाया नीट के। जबकि नीट से जुड़े हुए लोगों से ना शिक्षा मंत्री मिले, धर्मेंद्र प्रधान ने तो उनसे मिलने से मना कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुद्दे हैं उस पर वो बराबर संजीदा है, गंभीर है। सर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपसे। जिस तरह से देखा जाए तो देश भर में बढ़ते कद और लोकप्रियता जिस तरह से राहुल गांधी जी की बढ़ रही है, वो जाति जनगणना को हो, जो सिस्टम है उसमें भागीदारी की बात हो, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, कारपोरेट हो, हर जगहों पे वो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिसको जो कांग्रेस पार्टी है, देश भर से जो सिंपैथियाँ मिल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी लोगों का हिस्सेदारी नहीं है। SC ST OBC का कोई प्रवक्ता नहीं है, कोई मीडिया प्रभारी नहीं है। कैसे देखते हैं आप? मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूं। और इस विषय में हमारा जो पिछला रायपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इस बात पर पॉलिसी मैटर में चर्चा हुई थी कि पार्टी के पदों में 50% ST SC OBC के लोगों को रखा जाएगा। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आगामी 2-3 दिन में कार्य समिति की बैठक है और हम लोग भी अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से पार्टी के आला कमान तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो निर्णय अधिवेशन में लिया गया है उस पर अमल किया जाएगा। जाति जनगणना की बात चल रही है, लेकिन जो जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होने दिए, जो रोक दिए, आज भी वो पार्टी में उच्च पदों पे बैठे हुए। तो फिर ऐसे देश भर में जाति जनगणना की बात करना यानी कि सिर्फ वोट की राजनीति है? नहीं, वोट की राजनीति नहीं है, ये इन वर्गों के अधिकारों की बात है। क्योंकि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, जैसे आपने देखा होगा तेलंगाना में जाति जनगणना प्रारंभ कर दी गई है। कल रेवंत रेड्डी ने यहाँ पर जो संविधान रक्षक सम्मेलन था उसमें इस बात की जानकारी उन्होंने दी और ये भी बताया कि हमारा लगभग 75% इस विषय में काम पूरा हो गया है। आप जिस रेवंत रेड्डी की मैं इंडिप्ट करूंगा, जिस रेवंत रेड्डी जी की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी अडानी का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ आप देखेंगे तो रेवंती जी और अडानी जी का एक मतलब मित्रवत संबंध है। तो कैसे देखते हैं आप?
नहीं नहीं, देखिए क्या है कि आपने ये भी सुना होगा कि जो अभी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जो अडानी ने स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ 100 करोड़ रुपए की राशि तेलंगाना सरकार को दी थी, उन्होंने उस राशि को वापस लौटा दिया है और उनके सभी प्रोजेक्ट से तेलंगाना सरकार ने हाथ खींच लिए। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया गया था, आखिर उस स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या था? अब ये तो इसका सवाल का जवाब तो सरकार ही देगी, पर क्या है कि स्किल डेवलपमेंट में जो वहाँ के नौजवान हैं, जो विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए उनका किस तरह से उसमें गुणवत्ता बढ़े उनकी, उस क्षेत्र में वो काम था। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि लगातार, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, लगातार वर्षों से राहुल गांधी जी जिस तरह से अडानी पे सवाल उठा रहे थे, और ऐसे में 100 करोड़ देना क्या है? जब मीडिया में बातें आई, देश भर के लोग जाने, इसीलिए वो पैसा लौटाया जा रहा है। जिस तरह से अडानी का नाम अभी एक बड़े घोटाले में शामिल हुआ और उनके खिलाफ जो मामले आए, उसके बाद से उन्होंने उसको लौटाने का फैसला किया। कल रामलीला मैदान में आप हमारे चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश भर के पिछड़े वर्ग के भाइयों, एसटी एससी अल्पसंख्यक भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप जो भी लोग यहाँ पहुँच सकें, रामलीला मैदान में कल प्रातः 10 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक ये कार्यक्रम है। आप लोग वहाँ पहुँचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करें। कोई राजनीतिक पार्टी भी इस सम्मेलन में शामिल है? नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं है, पर चूंकि हमारे जो नेता हैं, जो चाहे ओबीसी संगठन में काम कर रहे हों, दलित संगठन में हों, एसटी में हों, उसमें से कुछ लोग जरूर कुछ पार्टियों से जुड़े हो सकते हैं। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, पर विशुद्ध रूप से ये आंदोलन जो है हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेके है। वहाँ कोई राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, हमारे अधिकारों को लेके बात होगी और आगे की रणनीति पे चर्चा होगी। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत ही बड़ी रैली है, जहाँ पे एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो लीड करते हैं, उनका वो कॉल है, और देश भर से एससी एसटी ओबीसी समाज वहाँ पे जुट रहा है। और वहाँ पे जिस तरह से हिस्सेदारी, यानी कि सिस्टम में भागीदारी को लेकर, इसे जाति जनगणना हो गया, अभी तक जो एससी एसटी का जो आरक्षण है, उसके आधार पे भी तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके पद खाली हैं। बैकलॉग भरने को भी वहाँ पे बात होगी, क्योंकि जिस तरह से ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% जो आरक्षण सवर्ण समाज को मिला था, वो तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जो एससी एसटी ओबीसी समाज का जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, उसको एनएफएस करके ईडब्ल्यूएस में तब्दील किया जा रहा है। उसको लेकर भी वहाँ पे बात की जाएगी और तमाम मुद्दे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या एससी एसटी ओबीसी समाज का जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिला हुआ है, उसको लेकर ओबीसी समाज, एससी समाज के जो प्रमुख और बुद्धिजीवी लोग हैं, उसको लेकर मंथन कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।